गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम टेंसेस पढ़ने शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश सीखने का सबसे फर्स्ट स्टेप और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, वो है टेंसेस। अगर आपको टेंसेस आ जाते हैं तो आगे की इंग्लिश आपको अपने आप आती जाएगी। सबसे ज़रूरी है टेंसेस सीखना। अगर आपने टेंसेस सीख लिए तो आगे आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद बना करके लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है आज के टाइम में हर कोई इंग्लिश बोलता है। ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। तो देखिए, टेंसेस के जो है 3 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद इंग्लिश में इन टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट के होंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर के होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उनमें से आज हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत सारी कंडीशंस में हमें इस टेंस को यूज़ करना होता है। मतलब स्पीकिंग के टाइम, या फिर आप जैसे अपने बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखते हैं या लेटर वगैरह लिखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टेंस। तो इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। अच्छा, इस टेंस में एक थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि जैसे आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और ईएस यूज़ करना होता है। ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं आज आपकी वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि कहाँ पर आपको एस लगाना है और कहाँ पर आपको ईएस लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है, पहले देखिए कि इसकी पहचान क्या है। यानी कि अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, मोस्टली हमारे इंडिया में यही होता है कि हम पहले किसी भी चीज़ को हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हमारी स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम हिंदी में सोचते हैं पहले किसी चीज़ को और फिर उसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो इसलिए अगर हिंदी की बात करें, सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। अगर आपके हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंत में आ रहा है ता है, ती है, ते है, ताहू, ऐसे अगर वर्ड आ रहे हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, ऐसे अगर लास्ट में वर्ड आ रहे हैं, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ये हिंदी की पहचान है कि हिंदी में जब आप उस वाक्य को बोल रहे हो तो अगर ये लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, ताहू, ये अगर हमारे वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो ये उसकी पहचान हुई। उसके बाद देखिए कि जैसे आप पेपर देने जाते हो, जब वहाँ तो कोई यहाँ पर नहीं लिखा होता कि ता है, ते है, ती है, या फिर हमारी जो पेपर में जो एक्सरसाइज आती है वो कैसे आती है, फिलअप के उसमें आती है कि हमें फिलअप करना होता है वहाँ पर कौन सा टेंस आएगा। तो इस टेंस में कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब यूज होती है, यानी कि जिससे हमें पता चलता है इन वर्ड्स से कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आने वाला है। तो जो एडवर्ब्स इसमें यूज होते हैं कुछ ये एडवर्ब्स हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, डेली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, एवरीडे, वंस अ वीक। ठीक है, इस तरह की एडवर्ब्स जो है वो हमारी इस टेंस में यूज होती है। तो जब भी आप फिलअप में देखेंगे कि ये वाली एडवर्ब लगी हुई है और आपको लगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी कि उसकी बात हो रही है, वर्तमान में बात हो रही है, और साथ में ये वाली एडवर्ब्स लगी हुई है, ऑलवेज लगी हुई है, ऑफन लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है, ऐसे एडवर्ब्स अगर लगे हुए हैं उसके साथ, तो हमें वहाँ पर फिलअप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा करके भरना होता है। आगे अगर हम बात करें इंग्लिश में यूज़ की, डायरेक्ट हमें इंग्लिश में ही लिखना है, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके करके कि यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये। देखिए, किसी की हैबिट के बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह सुबह जल्दी उठता है, ये क्या हो गई, हैबिट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, मतलब कि कोई ऐसा काम जो रेगुलर होता है या फिर बार बार रिपीट होता है, ज़रूरी नहीं है वो डेली रिपीट हो, एक हफ्ते में एक बार हो सकता है, महीने में एक बार हो सकता है, साल में एक बार हो सकता है, 10 साल में एक बार हो सकता है, लेकिन अगर वो रेगुलर है या फिर बार बार रिपीट होता है तो उस टेंस को भी हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। कैसे, यदि वो रेगुलर है और वो रिपीटेड एक्शन है तो। उसके बाद है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो स्थायी सत्य हैं, ठीक है, वो भी हमारे किस में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। उसके बाद बात आ गई प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल यानी कि जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये सब क्या है, हमारे प्रिंसिपल है। आप यहाँ पर इन्हें ये भी कह सकते हो कि साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, या फिर मैथ्स के कोई प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको हम
किसमें बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। पोसेशन यानी कि किसी चीज़ का हमारे पास अधिकार होना, उसे भी हम किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहना है कि मेरे पास एक कार है, तो मैं क्या कहूँगी? आई हैव अ कार। ये किस में बना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना। यानी कि पोसेशन दिखाने के लिए, प्रेजेंट में पोसेशन दिखाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। उसके बाद आता है कि इमोशन एंड फीलिंग्स की बात, जो प्रेजेंट का है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हैबिट है, ठीक है, प्रेजेंट का पोसेशन है, प्रेजेंट की इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है, इमोशन या फीलिंग है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, ये इमोशन हो गया हमारा, ठीक है, या फीलिंग हो गई। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? माई मदर लव्स मी। तो ये किस में बन गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके रूल पे आ जाते हैं। सबसे मेन बात, एक चीज़ हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, किसी भी टेंस में जब हम बनाते हैं, तो जो एक हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे होता है कि हमारी सब्जेक्ट होती है, उसके बाद हमारी वर्ब होती है, वर्ब में आप लगा लो कि हेल्पिंग वर्ब भी है तो वो इसके साथ आ गई, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये जो है ना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। देखो सब्जेक्ट अपनी प्लेस पर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पर ही रहेगा। अब हमारे हर टेंस में जो चीज़ बदलने वाली है ना, वो हमारी वर्ब है, वर्ब और उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पहले हमें ये स्ट्रक्चर समझना है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चेंज क्या होगा? जो हमारी बीच वाली है जो वर्ब है ना, ये हमारी हर बार चेंज होने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, आप लोग पहले भी बहुत बार याद कर चुके होंगे। तो इस रूल में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो ये आती है कि वो एस और एस में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है वो ये है कि इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। मैंने बताया है कि हर टेंस के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस और ई एस। लेकिन एस ई एस हर कंडीशन में हमें नहीं लगाना है, ठीक है। एस ई एस लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। हमें अपने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं। उसके बाद आएगा कि क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ केसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है, कुछ में नहीं लगता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंगल इसको एक ही उसमें करवा दूँ ना कि कहाँ एस एस लगना है कहाँ नहीं लगना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस रूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये एक ही रूल है, सिंगल रूल है, यहाँ पर लिखा है वो भी वही रूल है, यहाँ लिखा है वो भी वही रूल है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इस साइड पर मैंने वो रूल लिखा है जिसके अंदर हमारा एस ई एस लगना है और नेगेटिव में डज यूज होगा, और यहाँ पर मैंने वो वाला रूल लिखा है जहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के बेस पर मैंने आपको इस रूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ने 2 रूल लिखवा दिए, ये एक ही रूल है, सिर्फ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, इसलिए मैंने इस रूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रूल है वहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस लगा रहे हैं, ठीक है। वर्ब की फॉर्म के साथ एस एस लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं। तो मैंने ये पार्ट भी इस तरीके से डिवाइड किया है यहाँ पर कि कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट्स के साथ एस और एस लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ एस एस नहीं लगेगा। तो पहले हम एस एस लगने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब हम वर्ब के साथ एस एस लगाते हैं। अब कई बच्चों को ये चीज़ अच्छे से मतलब याद नहीं होती कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, मैं कितना भी समझा लो। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ ऐसे की ऐसे याद नहीं रहती, थर्ड पर्सन सिंगुलर याद आपको नहीं रहता, तो आपने इसको कैसे याद करना है। देखो 3 प्रोनाउन है, ही, शी और इट। कौन से हैं? सिर्फ 3 प्रोनाउन है, ही, शी और इट, ठीक है। उसके बाद ही, शी, इट, और उसके बाद क्या है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है? ही, दूसरा शी, तीसरा इट, और चौथा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु जो सिंगुलर होगी वो हमारी इस वाले रूल में आएगी, यानी कि उसके साथ हम ऐसे एस लगाएंगे। जैसे कि सिर्फ लिखा हुआ है राम, सिर्फ लिखा हुआ है मोहन, अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ स्टूडेंट, ऐसे अगर वर्ड है, देखो ए स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ए कैट सिंगुलर है,
अब बॉय सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, सिंगल है, एक वचन है, एक की बात हो रही है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें एस लगाना है और 3 ही प्रोनाउन है हमारे सिर्फ जो हमें याद रखने हैं, ही, शी, इट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ ही, शी, इट, ठीक है। तीनों थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो ये हमारे सब्जेक्ट होंगे, तो हमें क्या करना है, वर्ब में एस और एस लगाना है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद इस टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो गलती आप लोग करते हो ना इसके अंदर, वो गलती सिर्फ यही होती है कि आप लोग एस गलत जगह पर लगा देते हैं, ठीक है। और एक हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, उससे क्या होगा, हमारे सेंटेंस में मिस्टेक नहीं होगी। सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस के साथ हम इस पूरे रूल को समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है कि मोहन एक पत्र लिखता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हमारी पहचान आ गई, ताहे लगा हुआ है इसके आगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, आप एफर्मेटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बनता है या पॉजिटिव सेंटेंस हमारा बनता है, वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम इस साइड पे सब्जेक्ट ही वो वाले ले रहे हैं जिनके साथ एस हमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गया मोहन, सब्जेक्ट आपको पता होगा, ठीक है। जो सेंटेंस जिसके बारे में बोला गया है या सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। ये आ गया मोहन। हम हिंदी में देखेंगे, मोहन एक पत्र लिखता है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। एक तो कभी भी जैसे हिंदी लिखी हुई है ना, वैसे के वैसे इंग्लिश कभी भी नहीं लिखी जाती, ठीक है। हिंदी का अपना अलग स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर मोहन लिखा है तो हमने नीचे मोहन लिख दिया, ऊपर एक लिखा है तो नीचे वन लिख दिया, ऊपर पत्र लिखा है तो नीचे लेटर लिख दिया, और लिखता है तो फिर हम राइट्स लिखे। ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर, एक सिंटेक्स होता है। हिंदी का अलग स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसलिए कभी भी उसको ऐसे कैसे लिखने की कोशिश नहीं करनी। हमने अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। मोस्टली हमारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, मोहन एक पत्र लिखता है, इसमें हमारे को क्या क्या यूज होगा, मोहन, ठीक है, एक पत्र यानी कि लेटर, और लिखता है यानी कि राइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना था, हमने लिखा मोहन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, और उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक पत्र के लिए हमने क्या लिखा, ए लेटर। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखो, इसका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिनके अंदर नहीं वर्ड हमारा आता है, नॉट लगेगा जिनके साथ, वो कैसे बनेगा। हमें क्या लिखना है, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे डज नॉट, ठीक है। ध्यान रखना क्या लिखेंगे, डज नॉट। डज नॉट कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने डज नॉट लगाया, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना, ऊपर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दिया था, एस जोड़ा था। ऊपर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया था, लेकिन हमने नीचे वर्ब की फॉर्म के साथ एस नहीं लगाया है, क्योंकि हम आगे डज लगा चुके हैं, डू नहीं लगाया हमने। डू के अंदर ईएस आ गया, ठीक है ना, हमने डू के अंदर ईएस लगा लिया, इसलिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस नहीं लगेगा। अब याद रखने वाली बात क्या है कि सिर्फ इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमें एस लगाना होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम डू के साथ ईएस ऑलरेडी लगा चुके हैं, वहां पर हम डज यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया मोहन, ठीक है। उसके बाद हमने डज नॉट लगा दिया, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। मोहन डज नॉट राइट लेटर। इसकी हिंदी क्या बनेगी कि मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। जी देखिए, इंटेरोगेटिव, हमेशा इंटेरोगेटिव बनाते हुए, किसी भी टेंस में हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हुए क्या होता है, हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, ठीक है। कभी भी जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इस हेल्पिंग वर्ब से आगे आप ऐसे वर्ड्स भी लगा सकते हो, व्हाट, हु, वेयर। अगर वो वर्ड्स हमें यूज करने हैं तो वो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, व्हाट डज शी डू, ठीक है।
इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाता है व्हाट डज ही डू, ठीक है, तो हमें जो वर्ड लगाना था वो हमने डज से पहले लगा लिया, ठीक है। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हमारा सेंटेंस कैसे बना, डज सब्जेक्ट क्या था हमारा मोहन, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ गई राइट ए लेटर। अब देखो नेगेटिव यहाँ पर ये देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, चारों सेंटेंस में हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट लास्ट में एज इट इज है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट और हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है उनकी पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज होती है। पीछे आपका ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो एक साथ वैसे के वैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया डज मोहन राइट ए लेटर, कि क्या मोहन एक पत्र लिखता है। प्रश्न हमें कैसे बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी डज मोहन राइट अ लेटर। उसके बाद आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके अंदर क्या आता है, नहीं आता है, नॉट आता है, वो कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, याद रखेंगे, डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अभी भी एक ही जगह है, सी अपने प्लेसेस को कौन चेंज कर रहा है, डज सॉरी हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है। ये बहुत ध्यान से याद रखना है आपको, ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छे से, कि जो नॉट है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। जब हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं ना, जैसे डज और नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें तो वो इकट्ठे आ सकता है, ठीक है, जैसे कि इस तरह से आ सकता है, डजंट लिख करके फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका एक सेंटेंस आपको बना के दिखाऊं तो इसी को जैसे बना लेते हैं, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो तब आपका डज नॉट आगे आ जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया डजंट मोहन राइट ए लेटर, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, दोनों को जोड़ करके लिखते हैं तो नॉट आगे आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉट को अलग लिख रहे हो तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो रूल हमारा कौन सा था, जिसमें हमारे वर्ब के साथ एस लगना था, ठीक है। अब जहाँ पर हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कोई एस नहीं लग रहा, ठीक है ना, इस वाली साइड पर कोई भी एस या ES हम नहीं लगाएंगे। और ये हमें कौन बताएगा, ये हमें हमारे सब्जेक्ट बताएंगे कि हमें SES लगाना है या नहीं लगाना। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ ये एक सिंगल यही एक ही रूल है जो मैंने आपको दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कहाँ SES लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। हम लगेगा वो वाले क्लियर कर चुके, कहाँ कहाँ लगेगा एक बार बोलो मेरे साथ, ही शी इट और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जहाँ पर कोई ES नहीं लग रहा, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसके लिए देखिए, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हमारी वर्ब की फॉर्म के साथ SES नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई और वी दोनों क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है, दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी कि थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। तो देखा जाए तो इसमें जो है ना, ये सिर्फ एक आई को छोड़ करके वी यू दे तीनों ही प्लूरल हैं, ठीक है। यू हमेशा, वैसे तो देखो यू अगर हम देखें तो यू सिंगुलर के लिए भी हम यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन अब हम जितने भी टेंसेस करेंगे ना, यू हमेशा प्लूरल के रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप इसको ये मान के चलो कि यू क्या है, प्लूरल है। हालांकि हमें पता है कि यू को हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल रूल्स सीखने के लिए आपने अपने माइंड में क्या रखना है कि यू हमेशा किसके रूल फॉलो करेगा, प्लूरल के रूल फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जो एक आई है ना, ये आई ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार अपनी टीम को बदलता रहता है, कभी वो सिंगुलर के रूल फॉलो करता है, कभी वो प्लूरल के। अब जैसे यहाँ पर ये प्लूरल के रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे के टेंसेस में कहीं कहीं ये सिंगुलर के रूल भी फॉलो करेगा और प्लूरल के भी। हालांकि हम जानते हैं कि आई सिंगुलर है, ठीक है। तो बाकी अगर हम आई को छोड़ दे तो बाकी सब देखो वी प्लूरल है, क्योंकि हम के लिए यूज हो गया, यू दो के लिए भी यूज हो सकता है, एक के लिए भी, लेकिन हम इसको प्लूरल कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि
हम जितने भी टेंसेस करेंगे सभी में ये प्लूरल के रूल फॉलो करता है, ठीक है। दे प्लूरल है, वे के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा इस साइड पर आएगा, जैसे कि बॉयज, ठीक है। ए बॉय था तो हमने यहाँ पे यूज किया था, उसके साथ एस एस लगाया था, लेकिन बॉयज आ गया तो हमने उसको इस कैटेगरी में रख लिया जिसके साथ एस एस नहीं लगेगा, ठीक है। कैट्स आ गया यानी कि ज्यादा बिल्ली, एक से ज्यादा बिल्ली। स्टूडेंट्स आ गया, ए स्टूडेंट होता तो यहाँ पर लिखते हैं हम उसको एस एस वाले में। स्टूडेंट्स है, ज्यादा है, प्लूरल है, ठीक है। रोहित एंड मोहित, एंड लग गया दोनों के बीच में। अगर मतलब सिर्फ रोहित लिखा हो सब्जेक्ट में तो वो सिंगुलर हो जाएगा, सिर्फ मोहित लिखा हुआ है सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन रोहित एंड मोहित यानी कि दो लोगों की बात होगी, रोहित एंड मोहित प्लूरल हो गए हमारे, ठीक है। तो ये अगर हमारी कैटेगरी है तो हमें इस तरह से अपने सेंटेंस बनाने हैं। देखो अब इसका रूल तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस वाले में क्या है, ईएस नहीं लगेगा, ईएस वाले हमने यहाँ पर कर लिए हैं तो उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, आई वी यू दे, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी प्लूरल अगर है तो उसके साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका एफर्मेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, आई, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने क्या लिख दिया, राइट। इसमें कोई एस ई एस नहीं लगाया हमने क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आई के साथ भी एस लगा देते हैं, वो हमें नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर तो है। क्योंकि बच्चे ये याद रखते हैं कि सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाना है, ये सिंगुलर तो है लेकिन यहाँ पर ये रूल किसके फॉलो कर रहा है, प्लूरल के रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आई, उसके बाद राइट, और ए लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। बन गया हमारा पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमने पहले क्या लगाया था, डज लगाया था ना, अब हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट डू प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट करके अगर लिखना है तो, ठीक है। सब्जेक्ट डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पर देखो डू नॉट लगाना है, ये आ गया हमारा डू प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्या करते हैं हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। ये रहा हमारा डू, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने डू को आगे लिख लिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या है हमारा सब्जेक्ट, आई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख ली यहाँ पर, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा, ये लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि ना वाले प्रश्न कैसे बनेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। फिर से याद दिला दूँ, याद रखना है कि अगर हम नॉट को अलग से लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिख रहे, ठीक है। तो पहले डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, डू के बाद नॉट नहीं लगाना, ऐसे नहीं लिखना डू नॉट, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस कैसे बना हमारा, डू आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर नॉट कहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया। देखो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, देखो एक बार, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ तो डू नॉट आई राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हमें नॉट आगे जब हम लगाते हैं वो कौन सी कंडीशंस में लगाते हैं, जब हम इनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ठीक है ना। डोंट आई राइट अ लेटर, ठीक है। हाँ अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तब हमारा नॉट इसके साथ हो जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना आपको डू और। चलो एक बार इनको हिंदी कर लेते हैं साथ में, पर दोबारा से पढ़ेंगे इनको। पहला था हमारा बेसिक वाक्य क्या है, मैं एक पत्र लिखती हूँ, आई राइट ए लेटर, ठीक है। अब आ गया आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू नॉट लग गया यानी कि नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बोलेंगे इसको, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो डू आगे आ गया। फिर कैसे लिखेंगे, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ।
और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखती, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट आई राइट अ लेटर। आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप सिर्फ यहाँ तक ये चार जो है ना ये कर लो अच्छे से। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। मेन हमारा जो रूल है हमारे मेन वो ऐसे हैं चारों में, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ने दो अलग रूल करा दिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगल रूल है। जो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ऑब्जेक्ट। हम सभी केसेस में उसके साथ एस नहीं लगाते। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कि हम एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि हमें एस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। कहाँ लगाना है हमें, ही, शी, इट और सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, ही, शी, इट और सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन हमारा सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स। ऐसे अगर हमारे सेंटेंस है तो उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है।